मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, आज हम करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। गुडविल को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इस बात का ध्यान रखें आप कि कौन कौन से ऐसे आवश्यक तत्व हैं जो ये प्रभावित करते हैं गुडविल को। तो आप सभी जानते हैं, सबसे पहला पॉइंट है फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। नंबर एक है फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस, अर्थात सिंपल सी बात है कि जिस स्थान पर पहुंचना एक कस्टमर के लिए बहुत आसान होता है, उसकी गुडविल जो है एज कंपेयर टू अदर गुडविल जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे बैकवर्ड एरिया में दुकान करते हैं तो हो सकता है वहां कोई भी कस्टमर ना आए। तो अगर ऐसे एरिया में अगर आप दुकान करते हैं, शॉप करते हैं कि जहां पर कस्टमर की पहुंच से बाहर हो, तो उसकी गुडविल जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती। गुडविल उसकी अच्छी मानी जाती है कि जिसके लोकेशन जो है वो बिल्कुल फेवरेबल हो, जहां पर कस्टमर का पहुंचना जो है बहुत आसान हो। इज दिस क्लियर जी। उसके बाद सेकंड है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। आप सभी जानते हैं जितना अच्छा मैनेजर उतना अच्छा बिजनेस की गुडविल, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैनेजर ही बिजनेस का, ये बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में कि फाउंडेशन स्टोन माना जाता है, कि जो बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करवा सकता है, क्योंकि उसने कई प्रकार के डिसीजन लेने होते हैं, वो प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक के। और जितना अच्छी बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट होगी, उतनी अच्छी जो है क्या होगी, उस फर्म की गुडविल मानी जाएगी। और उल्टा इसका यानी कि वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर ये बोल रहे हैं कि अगर कोई मैनेजर अच्छा नहीं है तो उस फर्म की गुडविल अच्छी नहीं मानी जाएगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स। आप सभी जानते हैं प्रॉफिट का जो आपका स्तर है वो लगातार यदि बढ़ रहा है तो इससे ऑटोमेटिकली फर्म की गुडविल अच्छी होगी। और जिस फर्म का प्रॉफिट जो है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, उस फर्म की गुडविल जो है अच्छी नहीं मानी जाएगी। उसके बाद है पोसेशन ऑफ लाइसेंस, मतलब लाइसेंस का होना। यदि लाइसेंस के लिए सरकार के द्वारा आयात निर्यात लाइसेंस को प्राप्त करने में किसी फर्म को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, तो अर्थात जिसके पास लाइसेंस है, दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि जो लाइसेंस के अनुसार कार्य करता है उसकी गुडविल जो अच्छी मानी जाती है, और जो बिना लाइसेंस के काम करता है, इनवैलिड माना जाता है उस कार्य को, तो उसकी गुडविल जो है अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है जी। उसके बाद अगला है जी आपका मोनोपोली एंड अदर राइट्स। मोनोपोली एंड अदर राइट्स मीन्स कि जिस फर्म में मोनोपोली और अदर राइट्स जो है वो लिबरल हो, कि किसी का एकाधिकार ना हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं जहां पर एकाधिकार है, अगर किसी का एकाधिकार है तो उसकी गुडविल ऑटोमेटिकली अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि मजबूरी है, वो गुडविल का अच्छा ना होने पर भी उस बंदी को वहीं आना पड़ता है। परंतु अगर मोनोपोली और अदर राइट्स जो है लिबरल है, हर के लिए लिबरल है, मतलब फर्म में ये लिबरलाइजेशन है, तो इसका मतलब है कि गुडविल जो है अच्छी मानी जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है, उस फर्म की गुडविल जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये क्लियर सी इंडिकेशन है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ अगर कुछ और अगर बात करें फैक्टर अफेक्टिंग, मतलब एक बात आती है कि रेपुटेशन ऑफ ओनर्स। आप सभी जानते हैं कि मालिक की यदि रेपुटेशन बहुत अच्छी है तो उसकी गुडविल जो है अच्छी मानी जाती है। इसी प्रकार से अगर गुडविल में अगर किसी के साथ आपका ज्यादा कंपटीशन नहीं है, बिना कंपटीशन के, तो उसमें भी फर्म की गुडविल जो अच्छी मानी जाती है। तो देयर आर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी है, किसी फर्म में एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं तो उसकी गुडविल जो अच्छी मानी जाती है। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर व्हिच आर अफेक्टिंग नेचर ऑफ गुडविल, तो गुडविल को जो है इफेक्ट करता है। परंतु ये भी कुछ एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि ये जो आपका प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें आपको 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो +2 के अंदर मोस्ट प्रोबेबली रिपीट हो जाता है, बार बार रिपीट हो जाता है। जैसे कोविड पीरियड है तो आसान क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, की कौन कौन से तत्व हैं जो गुडविल को प्रभावित करते हैं। तो ये सारे फैक्टर थे जो गुडविल को प्रभावित करने वाले तत्व थे। उसके बाद है नेचर ऑफ गुडविल, कि गुडविल का स्वभाव कैसा है। तो ये बोलते हैं जैसे गुडविल की डेफिनेशन देना, गुडविल को मीनिंग बताना, गुडविल को एवेल्यूएशन करना बहुत मुश्किल क्रिया है। इसी प्रकार से इसके नेचर को बताना भी जो एक मुश्किल क्रिया है, परंतु फिर भी जानवरों के साथ इसकी तुलना करके जो है गुडविल की कुछ एक नेचर बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है कैट नेचर गुडविल। एक प्रकार की ऐसी गुडविल, आप सभी जानते हैं बिल्ली, आप सभी जानते हैं कि ऐसा जो जानवर होता है जिसका जिसका जो जिसकी जो मतलब ये बोलते हैं जिस जो रहता है हमेशा स्थान से जुड़ा हुआ। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर बिल्ली को जहां पर भी जिस स्थान पर बार बार, जैसे बिल्ली जब दूध पीती है किसी घर में जाके, तो अगर बिल्ली को वहां आदत पड़ चुकी है, उसको डेली वहां दूध मिलता हो, तो बिल्ली उस स्थान पर बार बार जाएगी।
तो इस प्रकार की जो गुडविल होती है इसकी कीमत जो है एज कंपेयर टू अदर गुडविल जो है वो ज्यादा मानी जाती है। क्योंकि क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन है, ठीक है जी, वो मर जाता है तो फिर भी वो बिल्ली जो है वही जो उस नेचर का जो गुडविल, जिसकी नेचर की गुडविल उस तरह की है, तो वो बंदा कस्टमर फिर भी उस स्थान पर जाएगा। ठीक है जी, कोई भी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन मर जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये नहीं है कि आप मालिक से आपका संबंध है, आपका संबंध उस स्थान से है, आप उस स्थान पर बार बार जाएंगे। इसलिए बोलते हैं कि एज कंपेयर टू अदर गुडविल, इस प्रकार की जो गुडविल का नेचर होता है उसकी कीमत जो है वो सबसे अधिक मानी जाती है। ठीक है जी, उसके बाद है डॉग नेचर गुडविल। डॉग नेचर गुडविल में आप सभी जानते हैं कुत्ता एक स्वाभाविक जानवर है, उसका रिलेशन स्थान से नहीं होता बल्कि मालिक से होता है। जैसे आप लोगों ने महाभारत के भी किस्सा पढ़ा था कि महाभारत में स्वर्गलोक में केवल मात्र युधिष्ठिर और उसके साथ एक कुत्ता ही जिंदे गए थे, बाकी सारे के जो सारे जो है वो दूसरे धाम पे जाने के बाद ही स्वर्ग पहुंच पाए। तो इसका मतलब क्या है कि कुत्ता एक ऐसा जानवर है, क्योंकि इसका उल्लेख जो हमारे ग्रंथों में मिलता है कि जो जिसकी नेचर ऑफ गुडविल जो है इस प्रकार की होती है कि वह स्थान को छोड़ सकता है पर मालिक को कभी नहीं छोड़ सकता। इसलिए इस प्रकार की गुडविल की कीमत यद्यपि बहुत अधिक होती है परंतु कैट नेचर की गुडविल से थोड़ा कम होती है। ठीक है जी, और रेट नेचर से ज्यादा होती है। ठीक है जी, तीसरी नेचर की गुडविल जो है आपकी है रेट नेचर गुडविल, चूहे के स्वभाव वाली। चूहा एक ऐसा जानवर है जिसको जहां पेट भरने को मिले ना वहीं पहुंच जाता है। अगर चूहे को इंडिया में कुछ ना मिले तो वह पाकिस्तान पहुंचेगा। इसका मतलब क्या है, इस प्रकार की गुडविल हमेशा फ्लेक्सिबल होती है, अर्थात किसी एक व्यक्ति विशेष से किसी स्थान से ये जुड़ा नहीं होता है बल्कि जहां पर उसको खाने को मिले वहीं पहुंच जाता है। तो इस प्रकार की गुडविल जो है डॉग नेचर की गुडविल और कैट नेचर की गुडविल की कंपैरिजन में इसकी कीमत जो है वो कम होती है। तो इस प्रकार की एक गुडविल थी कि जिसका जो है आपके बारे में बताया कि जो गुडविल के नेचर बताया, व्हाट आर द नेचर ऑफ गुडविल। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि ऑप्शन आपके पास दिया था मल्टीपल चॉइस में कि कभी कौन से नेचर की गुडविल की कीमत जो है वो सबसे अधिक होती है या किसकी सबसे कम होती है या किसकी ऐसी होती है जो बीच में होती है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपको बताना चाहिए कि कैट नेचर की सबसे ज्यादा, डॉग नेचर की कैट नेचर से कम, और डॉग से जो रैट नेचर है और रैट नेचर की जो है वो डॉग से भी कम। तो इस प्रकार से जो है एक नेचर ऑफ गुडविल बताया। अब है अगला जो आपका टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर भी नहीं बताया था, इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में गुडविल को कैलकुलेट करने के 5 विधियां हैं। आपकी के चैप्टर के अनुसार 3 विधियों को जो है वर्णन किया गया है। ठीक है जी, जिसमें सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, और चौथा मेथड है एन्युटी मेथड, और पांचवा है सम ऑफ डिजिट मेथड। तो जिसमें मैंने जैसे आपको बताया परचेज कंसीडरेशन मेथड। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है जो आपकी गुडविल को वैल्यूएशन करने के जो मेथड है जो आपकी किताब के अनुसार है वो केवल मात्र 3 एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है जी, परचेज कंसीडरेशन और एन्युटी मेथड को जो है आपका एक्सप्लेन नहीं किया गया है +1 के अंदर, +2 के अंदर। ठीक है जी, तो बात क्या आती है, क्वेश्चन अराइज है कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि मेथड गुडविल को वैल्यूएशन करने के मेथड कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये मेथड गुडविल का सबसे आसान, सिंपल और प्रैक्टिकल मेथड है, व्यवहारिक विधि है, सबसे सिंपल और प्रैक्टिकल व्यवहारिक विधि मानी जाती है। इस विधि के अंतर्गत गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए आप क्या करते हैं, क्वेश्चन अराइज है। जैसे आप लोगों को सबसे पहले बताया कि थ्योरेटिकल पोर्शन को आप बड़े ध्यान से समझ लें तो आपको कोई प्रैक्टिकल पोर्शन करने में दिक्कत नहीं आएगी। पहले सिंपल कराया जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा और टिपिकल कराया जाएगा, फिर व्हाट आर द पॉइंट्स यू विल बी रिमेंबर व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग गुडविल विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी, तो इसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है। तो मैंने आपको बताया कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में जब आप गुडविल को वैल्यूएशन करते हैं तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये विधि बहुत आसान विधि है। इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, आप एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हैं। ध्यान रखें, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने। मैंने आपको बताया टोटल प्रॉफिट में मतलब होता है कि आपके पास पिछले कुछ 3-4 सालों का डाटा दिया होगा, अगर प्रॉफिट है तो उसको ऐड करना है, अगर लॉस है तो उसको लेस करना है। ठीक है जी, तो एवरेज प्रॉफिट आपने निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकालते समय सबसे पहले आपने टोटल प्रॉफिट निकालना है। जब आप टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि जितने पिछले सालों का प्रॉफिट है उसको जोड़ना है, यदि लॉस है तो उसको घटाना है। अब वो जितने साल का प्रॉफिट और लॉस है उस नंबर ऑफ ईयर से इसको डिवाइड करना है।
क्लियर, इतनी बात तो आपको समझ आ गई। उसके बाद ये तो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला, उसके बाद निकालनी है आपने गुडविल, क्योंकि पूछा तो आपसे गुडविल है, क्या पूछा है, गुडविल। तो गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आप क्वेश्चन है हियर कि यहाँ तो आपने नंबर ऑफ ईयर तो यहाँ भी लिखे, नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ भी लिखे, तो इसका मतलब ये है कि गुडविल को निकालने के लिए जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला उसको आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ये होता है कि ये फर्म ये सोचकर चलती है कि जो ये एवरेज प्रॉफिट हमें प्राप्त हुआ ये आने वाले इतने वर्षों तक हमें प्राप्त होगा। अगर बात करें जनरल की, कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने किसी बिजनेस की गुडविल को वैल्यूएशन करनी हो और फिर आप वैल्यूएशन करते हैं, आपको कोई बोलता है कि यू आर एन अकाउंटेंट और आपको ये बोलता है कि किसी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड से करनी है, तो क्योंकि आपने वैल्यूएशन करनी है इसलिए आपने तो नंबर ऑफ ईयर परचेज सोच के चलना है कि भाई जो आज ये एवरेज प्रॉफिट प्राप्त हुआ ये आने वाले 5 वर्षों तक या 2 वर्षों तक या 3 वर्षों तक यही प्रॉफिट इतना लगभग प्राप्त होगा। तो फिर उस कंडीशन के अंदर तो आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं अनुमान के अनुसार। लेखांकन में विद्यार्थियों को यह भी बता दिया जाता है कि आपको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं तो आपने उससे मल्टीप्लाई करना है। गुडविल को आपने वैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट को फिर हम नंबर ऑफ ईयर परचेज जो आपके पास गिवन है उससे मल्टीप्लाई किया, ये फर्म की गुडविल आ जाएगी। क्लियर ही, तो ये क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन जो टिपिकल है क्योंकि पहले सिंपल कराते हैं तो थ्योरेटिकल थोड़ा इसके बारे में और बातें हैं वो आपको बाद में बताई जाएंगी, क्वेश्चन करने से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज फॉर द लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके दिए हैं 3 इयर्स और लास्ट ईयर 4 ईयर का आपके पास प्रॉफिट दिया है। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट 4 इयर्स आपके पास दिया है जिसमें 1 साल लॉस है और 3 साल आपको प्रॉफिट है, तो वो कितना कितना दिया हुआ इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है जी, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, हमारे पास टोटल अलग अलग साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 4 सालों का, तो यार पहले साल दिया हुआ ₹5000, सेकंड ईयर आपके पास दिया हुआ ₹8000, थर्ड ईयर आपके पास लॉस दिया हुआ है 3000, थर्ड ईयर आपके पास लॉस दिया हुआ है 3000, तो 3000 लॉस, फिर आपने चौथे साल जो है प्रॉफिट को जमा किया 6000, फिर आपने इसको जोड़ा तो 15 + 8 - 3 + 6 6000, तो इसके ये आपके पास आया 16000 और इसको आपने 4 से डिवाइड किया क्योंकि नंबर ऑफ ईयर जो आपके पास कितने साल है 4 ईयर से आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आया, ये आपके पास आई जी एवरेज प्रॉफिट, ये आपके पास है ₹4000। और आपको बताया कि गुडविल को निकालने के लिए आपने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है, जिसके बाद आपके पास आया 4000 × 3 दैट इज इक्वल टू ₹12,000। तो ये आपकी फर्म की गुडविल आई। तो ये तो बड़ा सिंपल मेथड था कि आपके पास टोटल प्रॉफिट दिया हुआ अलग अलग सालों का, ठीक है जी, उसको आपने जोड़ा, लॉस को आपने घटाया और आपके पास एवरेज प्रॉफिट आया। एवरेज प्रॉफिट को आपने नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया जिससे आपकी फर्म की गुडविल आई। ठीक है जी, और इस प्रकार से इन बातों को ध्यान में रखा। अब मेरी बात को आपने बड़े ध्यान से सुनना है कि व्हाट आर द पॉइंट्स यू विल बी रिमेंबर व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। तो कौन कौन सी बातों को आप ध्यान में रखेंगे उन बातों को मैं आपको बताता हूं, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं जिससे आपको थोड़ा क्लियर होगा कि किस प्रकार से जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड करते समय आप जो है गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। तो नंबर 1 बात कि व्हाट आर द पॉइंट्स यू विल बी रिमेंबर व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग गुडविल विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नंबर 1, अगर किसी बिजनेस में एबनॉर्मल, क्या जी, एबनॉर्मल क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एबनॉर्मल क्या होता है, प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट और गेन। यदि किसी बिजनेस के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन होता है तो उस एबनॉर्मल प्रॉफिट को आपने उस साल के प्रॉफिट में से डिडक्ट करना है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने कि अगर किसी बिजनेस को एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रॉफिट जो कभी कभी होता है, नॉर्मली नहीं होता है, एबनॉर्मली होता है। मतलब एबनॉर्मल का मतलब होता है जिसको आप सोच के नहीं चले होते हैं, तो हो जाता है बिजनेस के अंदर, कई बार हो जाता है। कस्टमर भी, मैंने जैसे आपको बताया, कई बार अचानक आ जाते हैं। आप होटल बिजनेस करते हैं, होटल में कई बार तो आप सोचते हैं कि कस्टमर आएंगे नहीं, परंतु कई बार क्या कस्टमर की बाढ़ आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट, या कभी आपकी लॉटरी लग जाती है, इस प्रकार के प्रॉफिट को एबनॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। तो ऐसा प्रॉफिट यदि किसी बिजनेस में हो रहा हो
तो उस साल के प्रॉफिट से उसको लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट हमेशा नहीं होगा, ये कभी हो गया ना, गलती से हो गया है ना जी। तो इस प्रकार से एबनॉर्मल प्रॉफिट को जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा उस साल के प्रॉफिट से। नंबर 2 बात, यदि आपके पास एबनॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल लॉस हो, तो एबनॉर्मल लॉस यदि किसी साल हो तो उसे उस साल के प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया जाएगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस भी एबनॉर्मल प्रॉफिट की तरह होता है। एबनॉर्मल लॉस अभी तो हर कभी थोड़ा भी होते हैं। अब जैसे कोविड आया, बहुत लोगों को नुकसान हो गया, तो एबनॉर्मल लॉस है, ये हमेशा तभी रहेगा, ठीक होगा, प्रभु की दया से कभी ठीक होगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि एबनॉर्मल लॉस भी जो अगर किसी साल के प्रॉफिट में हो तो उसको जो है उस साल के प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया जाएगा, ठीक है जी। इसी प्रकार से अब ध्यान, मेरी बात को, अगली बात को भी बड़े ध्यान से सुने। ऐसा कोई खर्चा, ऐसा कोई खर्चा जो पहले तो हो रहा था परंतु अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, तो उस खर्चे को उस साल के प्रॉफिट में ऐड बैक कर दो। ऐसा कोई खर्चा यदि कोई पहले तो हो रहा था परंतु अब नहीं होगा, अब नहीं होगा वो खर्चा, मतलब फ्यूचर में खर्चा नहीं होगा, फ्यूचर में उस खर्चे के होने की कोई संभावना नहीं है, तो उस खर्चे को जो है उस साल के प्रॉफिट में ऐड बैक कर दो। और अगर इसका उल्टा कि ऐसा कोई खर्चा, कि ऐसा कोई खर्चा जो पहले तो नहीं हो रहा था परंतु अब हर साल होगा, इसलिए उस खर्चे को उस साल के प्रॉफिट में से लेस कर दो, ठीक है जी, क्लियर होगी। अब बात आती है इनकम की। ऐसी कोई इनकम, ऐसी कोई इनकम जो पहले तो नहीं हो रही थी परंतु अब लगातार होगी, उस इनकम को उस साल के प्रॉफिट में जोड़ दो, क्योंकि पहले बेशक नहीं हो रही थी परंतु अब लगातार होगी, इसलिए इससे प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उस इनकम को जोड़ दो। परंतु ऐसी इनकम जो पहले तो हो रही थी परंतु अब नहीं होगी, उस इनकम को लेस कर दो, ठीक है जी। और इसके अतिरिक्त ये बातें तो आपने ध्यान रखी, ये सारी बातें तो आपने ध्यान ही रखी ना, परंतु इसके साथ साथ अब एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप रिम्यूनरेशन देते हैं पार्टनर, क्या देते हैं, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर, तो उसको आपने रिम्यूनरेशन टू पार्टनर क्या देते हैं आप, रिम्यूनरेशन किसको देते हैं, पार्टनर को। अगर आप रिम्यूनरेशन देते हैं पार्टनर को तो उसको आपने एवरेज प्रॉफिट में से लेस करना है, एवरेज प्रॉफिट में से। ये सारी चीजें तो आपने उस साल के प्रॉफिट में से लेस करी, परंतु अगर आप रिम्यूनरेशन देते हैं पार्टनर को तो उसे आपने लेस करना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ पार्टनर। तो रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर विल बी डिडक्ट फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पार्टनर। तो इस बात का ध्यान रखें कि वह एवरेज प्रॉफिट से लेस किया जाएगा। इन सारी बातों को आपने ध्यान में रखा, इन सारी बातों को ध्यान में रखिए। एक प्रैक्टिकल करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कर्नेल ने परचेज किया जनरेल से बिजनेस को और 1 जनवरी 2015 और आपके पास 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। इस प्रॉफिट में जो 2012 का प्रॉफिट है 40,000, उसमें एब्नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो ऐड है, तो एब्नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर दिया जाएगा। आपको पहले बताया 2013 के प्रॉफिट में 50,000 जो है प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग एब्नॉर्मल लॉसेस, तो एब्नॉर्मल लॉसेस को ऐड बैक कर दिया जाएगा, आपको बताया थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। और 2014 में 45,000 जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम का है फॉर दिस ईयर, तो क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का खर्चा है इसलिए उसको घटा दिया जाएगा। और ये बोलता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 2 ईयर परचेज फॉर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। तो आपके पास लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके पास 2 साल दिए हुए। तो हम क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ईयर दिया हुआ है 2012, 2013 और 2014। हमारे पास 2012 का प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000। इस 40,000 के प्रॉफिट में एब्नॉर्मल प्रॉफिट है, तो एब्नॉर्मल प्रॉफिट को मैंने आपको बताया था लेस कर दिया जाएगा, एब्नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर दिया जाएगा, तो आपके पास आया 35,000। इसी प्रकार से 2013 में आपके पास 50,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। इस प्रॉफिट में से आपके पास इसमें एब्नॉर्मल लॉस है, एब्नॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर दिया जाएगा, ऐसा मैंने आपको बताया। एब्नॉर्मल लॉस को हमने ऐड बैक कर दिया, एब्नॉर्मल लॉस को ऐड बैक करने के बाद हमारे पास जो है प्रॉफिट आया 60,000। और उसके बाद 2015 में हमारे पास 45,000 जो है वो प्रॉफिट था। हमारा खर्चा हुआ जी, हमारा खर्चा कितना हुआ जी 5,000, जो इंश्योरेंस प्रीमियम का था,
जो उस साल का होना था खर्चे को उसमें से लेस कर दिया जाएगा, तो आपके पास आया 40,000। आपने इन तीनों को जोड़ा तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आया 1,35,000, 1,35,000। उसके बाद आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला। एवरेज प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला है 1,35,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू ₹45,000। और मैंने आपको बताया था कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज ₹90,000। तो इस प्रकार से आपने क्या किया जी कि व्हाट आर द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, की किस प्रकार से गुडविल को वैल्यूएशन करते हैं और किस प्रकार से इसको निकालते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इस प्रकार से हमने किया। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।